हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसी सीरीज का ये तीसरा भाग है जिसका नाम है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब इस सीरीज को स्टार्ट करने का मोटिव है कि इसके माध्यम से आप भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय शासन, संविधान का इतिहास और संविधान के प्रमुख तथ्यों, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको आप आसानी से समझ पाएँ। हम काफ़ी सरल भाषा में आपको ये सारी जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश की शासन व्यवस्था कैसी है ये जानना एक नागरिक का कर्तव्य भी होता है। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि भारतीय संविधान का निर्माण क्या हुआ, उसके पीछे ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या रहा था, और कैसे कैसे संविधान की सभाएं बनी, कैसे संविधान का निर्माण हुआ। अब हम देख रहे हैं कि संविधान का निर्माण तो हो चुका है और जो बना हुआ हमारा संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या हैं। अगर आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स समझने में दिक्कतें आ रही हैं तो आप परेशान ना हो, आगे आने वाले एक दो और वीडियो में आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। भारतीय संविधान की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान जो है अपने मूल भावना, जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, और अपने तत्वों के बारे में अद्वितीय है। हालांकि कहा जाता है कि इसके बहुत सारे तत्व विश्व के कई सारे देशों के संविधानों से उधार लिए गए हैं। इसके बारे में आलोचनाएं भी होती हैं कि भारत का संविधान उधार का संविधान है, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जब ये संविधान सभा में चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों ने आलोचना की थी कि भारत का संविधान उधार का संविधान है। तो इसके लिए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसका जवाब दिया था। वो जवाब क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया क्या कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना था। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधान में मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ है उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों के अनुरूप उसको टालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण है कि संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है। मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। तो ऐसा हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। अब जैसा मैंने कहा कि भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व जैसे विदेश के अन्य संविधानों से लिए गए हैं, परंतु भारतीय संविधान में कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान देते हैं। जैसे भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में हम बातें करते हैं तो भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब संविधान कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें दो भाग हैं, जैसे एक तो लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। जैसे अमेरिका का संविधान है तो वो लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। अलिखित का मतलब ये नहीं है कि संविधान लिखा ही नहीं गया है, सब मौखिक रूप में चल रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ का एक निश्चित संविधान नहीं है कि एक प्रॉपर रूल बुक है, उसी के बेस पर पूरा देश का शासन चलना है। उनको जैसी ज़रूरत लगती है वैसा वो अपना संविधान बना लेते हैं, उस पर कानून बना लेते हैं। तो भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है और यह वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। अब मूल रूप से संविधान में पहले 22 भाग थे जब संविधान बना था। कब? 26 नवंबर 1949 को। तब संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस समय अनुच्छेद की संख्या लगभग 465 हो चुकी है और भाग 25 भाग हो चुके हैं और अनुसूचियां टोटल 12 हो चुकी हैं। अब लिखित संविधान होने के कई कारण हैं। एक कारण तो है भौगोलिक कारण कि इतना बड़ा देश है हमारा और इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब उत्तर में देखें तो अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं। दक्षिण में देखें तो अलग तरह के लोग हैं। हम पूर्व में देखते हैं तो अलग तरह के लोग हैं। पश्चिम में देखते हैं तो कुछ अलग तरह के लोग हैं। तो इतनी विविधताएं हैं, इसके लिए संविधान काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा कारण है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण हम लोग जानते हैं कि भारत कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे भारत का यूनिफिकेशन हुआ, फिर विभाजन हुआ, फिर भारत पर अंग्रेज़ों के कानून का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है 1935 1935 का जो एक्ट था जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था।
और इतना लंबा संविधान होने का एक कारण और था कि भारत के संविधान निर्माण में जो विशेषज्ञ वर्ग था, मतलब मोस्टली कानून विशेषज्ञ ही बैठे थे संविधान बनाने के लिए, उनका ही प्रभुत्व था, इस वजह से इतना बड़ा संविधान बन गया। अब नेक्स्ट विशेषता की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न स्रोतों से विहित। अब भारतीय संविधान जैसे पहले बताया गया कि उधार का संविधान है, तो उधार का इसे आप ना माने। अब इसे आप मान सकते हैं कि उस समय काफ़ी देशों के संविधान बन चुके थे, तो हमने क्या किया कि हमने जिनके अच्छी बातें थी, सारी अच्छी बातों को इकट्ठा करके अपना संविधान बना लिया। तो हमारे संविधान में क्या क्या दूसरे देशों से लिया गया है, तो जो संविधान है भारत का, उसका मोस्टली जो ढांचागत हिस्सा है वो 1935 के एक्ट से लिया गया, भारत शासन अधिनियम से। और संविधान का दार्शनिक भाग जो है, जो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो अमेरिका से और आयरलैंड से लिए गए हैं। अब कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है उसे हम देखते चलते हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से, इससे लगभग 250 उपबंध लिए गए हैं। इससे और क्या क्या लिया गया है, संघीय तंत्र मतलब भारत जो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। जैसे एक पूरा देश है हमारा, उसमें तो कई सारे राज्यों में बांट दिया गया, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तो सारे राज्य मिलकर के भारत देश का निर्माण करते हैं। तो सारे राज्यों ने मिलकर बनाया संघ, इसे बोलते हैं संघीय तंत्र। राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक उपबंध। अब नेक्स्ट है ब्रिटेन का संविधान। हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार एवं द्विसदनवाद। ये सारी बातें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप केवल सुनते रहें, समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान, इससे हमने क्या क्या लिया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर हमने आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब जो शक्तियां हैं वो सारी केंद्र सरकार के पास है। फिर केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, मतलब जब जरूरत पड़े तो उच्चतम न्यायालय परामर्श दे सके। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। फिर जर्मनी का संविधान जो है उसका नाम है वाइमर संविधान, तो उससे हमने क्या क्या लिया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। फिर सोवियत संघ जो इस समय रसिया बन गया है टूटकर, उसके संविधान से हमने क्या क्या लिया है, उससे हमने लिया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है उनका आदर्श हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है रिपब्लिकन, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। फिर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। फिर नेक्स्ट है जापान के संविधान। इससे हमने क्या क्या लिया है, इससे लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोज में बताता चलूँगा आपको। फिर संविधान की नेक्स्ट विशेषता क्या है हमारे, नेक्स्ट है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। इसका क्या मतलब है, नम्यता मतलब कौन कितना नरम है और अनम्यता मतलब कठोरता। तो जो संविधान है उनको नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी बांटा जा सकता है। कठोर या अनम्य संविधान जो है उनको माना जाता है जिसमें संशोधन ना किया जा सके, मतलब एक बार संविधान बन गया तो उसे फिर से ज़रूरत के हिसाब से अगर मॉडिफाई करना है तो उसे ना किया जा सके, तो उसे हम कहेंगे अनम्य संविधान। और जो संविधान जिसे हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं उसे कहते हैं नम्य संविधान। अब अनम्य संविधान का एग्जाम्पल है अमेरिका का संविधान। जैसे अमेरिका का संविधान है तो अमेरिका के संविधान में इतना ज़्यादा कठोर है कि अभी तक केवल 27 अमेंडमेंट कर पाए हैं यूएसए के संविधान में। और जो ब्रिटेन का संविधान है वो इतना ज़्यादा लचीला है कि उसमें जब चाहते हैं तब अमेंडमेंट कर देते हैं।
लेकिन भारतीय संविधान ना तो अमेरिका की तरह कठोर है और ना ही ब्रिटेन जितना लचीला संविधान है। तो भारत के संविधान में जब हमें ज़रूरत महसूस होती है तो संविधान में संशोधन पॉसिबल है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में जो भाग 20 में है उसमें 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान किया गया है। अब वो संशोधन कौन कौन से हैं? एक तो संशोधन है कि उसे विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत अनिवार्य है। और कुछ अन्य प्रावधान जो हैं उन्हें संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्य कुल जो टोटल राज्य हैं उनके आधे से अधिक राज्य के भी उसमें सहमति होनी चाहिए, तब उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें कुछ मामलों में तो संशोधन कठोर है, कठिन है, लेकिन पॉसिबल है, लेकिन कुछ मामलों में संशोधन इतना टफ भी नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान की अगली विशेषता एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब भारत का संविधान संघीय प्रकार की सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के, यूनियन के सभी प्रकार के लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 प्रकार की सरकारें, एक तो केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, शक्तियों का विभाजन, कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं, कुछ शक्तियां राज्य के पास हैं, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता, न्यायपालिका स्वतंत्र होना और 2 प्रकार के सदन, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, इस तरह के अन्य काफ़ी प्रावधान हैं। लेकिन भारतीय संविधान में काफ़ी बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। अब एक तो संघ हो गया कि मतलब काफ़ी सारे राज्य और राज्यों को मिला करके देश बन गया, उसको बोलते हैं संघ। और भारतीय संविधान में गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, मतलब संघ नहीं है। अब इसमें क्या क्या है कि सशक्त केंद्र, हाँ, केंद्र काफ़ी शक्तिशाली है। एक संविधान होना, मतलब राज्यों का अलग से संविधान नहीं है। एकल नागरिकता, हम केवल भारत के नागरिक होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम बिहार के नागरिक हैं, हम उड़ीसा के नागरिक हैं, ऐसा भी नहीं है। संविधान में लचीलापन भी है। एकीकृत न्यायपालिका, अब न्यायपालिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की एक है। हाई कोर्ट अलग अलग हैं, लेकिन वो भी उनका राज्यों से संबंध नहीं है, उनका संबंध केंद्र से ही होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम कर रही हैं। जो केंद्र है, केंद्र द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे यूपीएससी है, आपातकालीन प्रावधान है, वो ये सब भारत को गैर संघीय बना देते हैं। लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगर ये बातें आपके दिमाग के ऊपर से गई हैं तो परेशान मत होइए, इसके बाद का जो वीडियो है उसमें ये भी क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने भारतीय सरकार को संसदीय रूप दिया है, ना कि अमेरिका की एक अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय। अब अमेरिका में क्या है कि एक प्रेसिडेंट होता है सिंगल, वो ही सरकार को संभालता है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर वहाँ की सरकार चलती है। जबकि ये जो अध्यक्षीय प्रणाली है जैसे अमेरिका में, ये दोनों के मध्य शक्ति के विभाजन पर आधारित है। अब संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप या उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। जैसा आप जानते ही होंगे कि केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, उनके अंडर में कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही राज्यों में भी मुख्यमंत्री होगा और उसके अंडर में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी संसदीय प्रणाली चलती है। अब जो भारत में संसदीय प्रणाली है उसकी कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कार्यपालिका और विधायिका के समक्ष जवाबदेही हो जाती है। अब कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका है जो मिनिस्टर्स का ग्रुप है जो कानून बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्यपालिका मोटा मोटा तौर पर। और विधायिका क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ एमपी या एमएलएज हैं उन्हें बोलते हैं विधायिका। तो जितने लोग कानून बना रहे हैं, टोटल कुछ संख्या में विधायक या सांसद चुने गए, वो सारे हो गए विधायिका। और उनमें से जिसकी सरकार है वो ये 4 लोग जैसे हैं, तो इनकी सरकार है, ये सब इन बाकी सबके समक्ष जवाबदेह हैं, तो इसे बोलते हैं कार्यपालिका की विधायिका के समक्ष जवाबदेही। और निचले सदन का विघटन, जैसे जो लोग चुन के आते हैं उनका एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उसके बाद
दोबारा से चुनाव होते हैं और इनमें कार्यपालिका में मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। तो ये सब भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब ये संसदीय संप्रभुता जो है ये ब्रिटेन से निकला हुआ है, ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश संसद से, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता ये जो शब्द है ये अमेरिकी संविधान से है। अब संसदीय संप्रभुता जो है ये ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद आदमी और औरत इनका जेंडर चेंज करने के अलावा कुछ भी कर सकती है, और वहीं पर जो ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में संसद तो संप्रभु है, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगाम लगा कर रखता है। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, वहीं पर अमेरिका में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। इसका मतलब क्या है? भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, वो अमेरिका के संविधान से कम है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति भारत में अमेरिका के संविधान से कम है। यहाँ पर हमारे संविधान में इसमें काफ़ी ज़्यादा संतुलन रखा गया है। अब नेक्स्ट है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। अब भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत तो है लेकिन स्वतंत्र भी है। अब भारतीय न्यायपालिका का क्रम क्या है? सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे है उच्च न्यायालय, उसके नीचे है अधीनस्थ न्यायालय। और ये जो न्यायालयों का एकल तंत्र है, यूनिटरी सिस्टम है, ये केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य के कानूनों को भी लागू करता है। लेकिन उसी जगह पर अमेरिका में संघीय कानूनों को तो संघीय न्यायपालिका, लेकिन राज्य कानूनों को राज्य की न्यायपालिका लागू करती है। तो इस मामले में भारत अमेरिका के संविधान से और न्यायपालिका से भिन्न है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो संघीय अदालत है। ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, उनकी गारंटी देता है और संविधान का भी संरक्षक है। इसलिए इसका फ्री होना या इसकी स्वतंत्रता के लिए संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा है, सेवा शर्तें भारत की, और ये सारी चीज़ें भारत की संचित निधि पर भारित है, इनका जो व्यय है। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक लगाई गई है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, दोनों अलग अलग तरह से काम करेंगे। फिर नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिए गए हैं। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। इनकी संख्या मूल संविधान में 7 थी, अब 6 हो गई है। अब हमारे 6 इस समय के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा। हम इसमें इतना जान सकते हैं कि 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब इसे भाग 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक रखा गया है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता हैं और इन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। ये 3 कौन कौन से भाग हैं? सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के निवेदन पर या सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 के बाद इसे जोड़ा गया था। ये भाग 4 क में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 का। इस समय टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल संख्या इनकी 11 है। अब नेक्स्ट है संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन 1976 में ऐड किया गया था। इसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 में प्रस्तावना में।
अब इसका मतलब क्या है? भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष के को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। जैसे पाकिस्तान देश है, इस्लामिक कंट्री है, और भी जितने अरब देश हैं सब इस्लामिक कंट्री है, परंतु भारत देश किसी एक विशेष धर्म को अपना धर्म नहीं, भारत का धर्म नहीं मानता। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसमें क्या क्या है? इसमें है 18 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है। और यह 18 वर्ष कब हुआ? 61वें संविधान संशोधन में, जो 1989 में हुआ था। मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो भारतीय संविधान राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। और ये अधिकार जो मिले हैं वो धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। मतलब भारत देश में, पूरे भारत देश में एक ही नागरिकता मिलती है, वो है भारतीय नागरिकता। वहीं पर आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसे देशों में व्यक्ति के पास अपने देश की नागरिकता तो होती है, लेकिन वह जिस राज्य में रहता है उस राज्य की अलग से नागरिकता उसके पास होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो अलग अलग समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है स्वतंत्र निकाय। अब भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका, सरकार आदि अंग उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। ये स्वतंत्र निकाय क्या है? ये स्वतंत्र निकाय हैं कि ये एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो बिना किसी बंदिशों के, आप समझ सकते हैं, कार्य करते हैं। इनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। मतलब कोई सरकार आ रही है, जा रही है, उससे इनको खासा फर्क पड़ता नहीं है। ये अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। जैसे संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति आदि के निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग, तो ये स्वतंत्र निकाय है। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी CAG, ये भी स्वतंत्र निकाय है। फिर संघ लोक सेवा आयोग UPSC, ये भी स्वतंत्र निकाय है। और राज्य लोक सेवा आयोग। अब नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। अब आपातकाल की स्थिति से कभी भी इमरजेंसी किसी भी चीज़ में आ सकती है, तो इमरजेंसी की सिचुएशन से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए काफ़ी सारी मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का जो मेन मोटिव है वो है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता आदि, और संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। अब हमारे संविधान में तीन प्रकार की इमरजेंसी या आपातकाल की विवेचना की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। ये युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह, ये जो सशस्त्र विद्रोह है ये 44वें संशोधन में जोड़ा गया था। इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो इससे जो राष्ट्रीय अशांति होती है उसके लिए लगाया जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा है राज्य में आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के तहत लगाया जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। तो आपातकाल के दौरान देश की पूरी शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाते हैं। इससे संविधान में संशोधन किए बिना ही देश का ढांचा संघीय रूप से, जो संघ मैंने बताया था कि अलग अलग राज्यों में पूरा देश बटा हुआ है, तो संघीय रूप से एक सिंगल यूनिट में बदल जाता है, उसे यूनियन कहा जाता है। तो संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय से एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। फिर नेक्स्ट है त्रिस्तरीय सरकार। अब मूल रूप से जो बाकी के अन्य संघीय संविधान हैं उन्हीं की तरह भारतीय संविधान में भी दो स्तरीय व्यवस्थाएं थी। दो स्तरीय कौन सी? एक केंद्र में सरकार और दूसरी राज्य में सरकार। और संगठन के संबंध में प्रावधान थे तथा केंद्र और राज्यों की शक्तियां विभाजित की गई थी। लेकिन बाद में 73वें संविधान संशोधन और 79वें संशोधन के बाद 1992 में 3 स्तरीय सरकार का भी प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं है। अब ये तीसरा क्या है? तीसरा है स्थानीय शासन, जो हम लोग देखते हैं ग्राम में चुनाव, ग्राम प्रधान और नगर पालिका के चुनाव होते हैं।
नगर निगमों के चुनाव होते हैं वो त्रिस्तरीय सरकार की विशेषता है। फिर नेक्स्ट है सहकारी समितियाँ, ये लास्ट भी है इसका टॉपिक। अब सहकारी समितियाँ ये कब जोड़ा गया, ये मूल संविधान में नहीं था, ये 97 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जोड़ा गया। इसे भाग 9 ख में जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक है और सहकारी समितियों का गठन करना इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में इसका प्रावधान है। अब इसके द्वारा क्या किया गया कि सहकारी समितियां बनाना उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और उसका संरक्षण किया जाने लगा। तो हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, ये त्रिस्तरीय सरकार के बारे में, पहला लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, तीसरे लेवल पे स्थानीय सरकार या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।